हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हंस वाणी कोचिंग इंस्टीट्यूट 90 चौराहा के यूट्यूब चैनल HC स्टडी पर। तो पिछले टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था बच्चों, मेजरमेंट में आपको व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न मात्रक, मूल मात्रक, मूल राशि। तो इसके आगे मैंने आपको जो व्युत्पन्न मात्रक था उसके त्वरण तक मैंने पढ़ा दिया था। तो मैं उसके आगे बढ़ता हूँ, लेकिन एक बार पुनः मैं आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ। देखिए, मैंने आपको पहले क्लास में काफ़ी कुछ बताया था। उसमें मैंने क्षेत्रफल के लिए मीटर स्क्वायर मात्रक होता है, आयतन वॉल्यूम के लिए मीटर क्यूब, घनत्व के लिए, डेंसिटी के लिए किग्रा प्रति मीटर का क्यूब, चाल मतलब स्पीड के लिए मीटर पर सेकेंड, वेग वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकेंड। मैं आपको पिछले क्लास में त्वरण बताने जा रहा था। तो त्वरण कहते किसे हैं? त्वरण कहते हैं वेग परिवर्तन की दर को। तो वेग परिवर्तन अगर हम उसको आगे पढ़ते हैं, डिराइव करते हैं, तो त्वरण वेग परिवर्तन के स्थान पर हम वेग ही लिख सकते हैं, क्योंकि वेग का परिवर्तन वेग ही आएगा और समयांतराल दो समयों का घटाना भी समय ही होता है। तो ये आपका इसके स्थान पे, समयांतराल के स्थान पे समय लिख सकते हैं। तो अगर हम इसको देखें, वेग के लिए क्या यूज़ करते हैं? मात्रक मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। और टाइम के लिए क्या यूज करेंगे? सेकेंड। तो जो उसका सॉल्यूशन आएगा मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। इस तरह से त्वरण का जो मात्रक हुआ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हुआ। अब आगे चलते हैं बच्चों। बल, आप जानते हैं बल किसे कहते हैं? बल क्या होता है? बल वह भौतिक राशि है जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करे या परिवर्तन करने का प्रयास करे। लेकिन इसका जो फार्मूला है, बल इज इक्वल टू द्रव्यमान गुणे त्वरण, मास गुणे एक्सेलरेशन। तो द्रव्यमान का जो मात्रक है किग्रा, त्वरण का जो मात्रक है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बल का जो मात्रक हुआ किग्रा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन क्योंकि बल को अच्छी तरह से डिफाइन साइंटिस्ट न्यूटन ने किया था, इसलिए उनके सम्मान में ये किग्रा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के स्थान पर न्यूटन रख दिया जाता है। अब आगे चलते हैं। इसी प्रकार आगे चलेंगे। दाब, दाब का जो फार्मूला है बल बटे क्षेत्रफल। तो अगर बल का मात्रक न्यूटन रख दें और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर रख दें, तो दाब का मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आएगा। लेकिन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के स्थान पे एक शॉर्ट टर्म पास्कल रखा जाता है। तो अगर कहा जाए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसके इक्वल है, किसके बराबर है? पास्कल के बराबर है। इसी तरह से अगर देखा जाए कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखा जाए फोर्स के लिए अगर जो उसका यूनिट है, मात्रक है, आप यहाँ देख सकते हैं न्यूटन है, और डिस्प्लेसमेंट विस्थापन को भी हम मीटर से ही नापेंगे। तो यहाँ पे आप क्या रख सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट के स्थान पे आप मीटर का यूज कर सकते हैं। इस तरह से अगर देखा जाए तो कार्य का जो मात्रक हुआ न्यूटन मीटर हुआ, न्यूटन मीटर। लेकिन अगर न्यूटन मीटर को शॉर्ट टर्म में व्यक्त करना है तो आप इसके स्थान पे जूल लिख सकते हैं, क्योंकि जो कार्य की डिफिनेशन है वैज्ञानिक जूल ने अच्छी तरह से डिफाइन किया था। इसीलिए इन्हीं के सम्मान में हम कार्य के मात्रक के रूप में जूल का प्रयोग करते हैं। अगर कहा जाए एक न्यूटन मीटर किसके बराबर होता है, तो एक जूल के बराबर होता है। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों। समतल कोण, समतल कोण अगर देखा जाए तो कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, आर्क बटे रेडियस। तो जितने भी हमने पीछे मूल मात्रक पढ़े थे, 7 मूल मात्रक पढ़े थे, तो उन मूल मात्रकों में देखा मैंने कि जो आपके 7 मूल मात्रक है उनमें ये
कोण के लिए जब मात्रक निकालते हैं तो बड़ी दिक्कत आ जाती है, क्योंकि उनसे हमारा पूरा नहीं होगा जो 7 मूल मात्रक हम देखे हैं। तो अब यहाँ देखें, समतल कोण, चाप का अगर मान लेते हैं कोई वृत्त है, वृत्त का चाप x बनता है, उसके केंद्र पर कोण थीटा बनता है और त्रिज्या x है। तो यहाँ पे है क्या कि यदि त्रिज्या और ये चाप दोनों आपस में बराबर हों तो उस दशा में आपका ये x और x कट जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा। तो उस दशा में जो कोण होगा वह कोण यहाँ जो बना है उसके सेंटर पर 1 रेडियन कहलाएगा। इसका मतलब ये है किसी वृत्त की त्रिज्या और चाप यदि बराबर हो तो उस दशा में जो वृत्त के केंद्र पर बना कोण 1 रेडियन होता है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये घन कोण, तो ये देखिए घन कोण सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल मतलब ये है कि कोई सरफेस होना चाहिए, कोई आपका पृष्ठ होना चाहिए। तो किसी गोले के पृष्ठ, कोई अगर आपने गोला लिया, गोले के पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा वह क्षेत्रफल उसके केंद्र पर कितना कोण बनाएगा। सपोज करें अगर मान लीजिए आपका एक गोला है पूरा और गोले का ये सेंटर है, तो गोले का जो सेंटर है वहाँ पे कितना कोण बनेगा, लेकिन किसके द्वारा, गोले के पृष्ठ द्वारा। अगर मान लेते हैं कि गोले का ये पार्ट हमने ले लिया, तो गोले का ये पार्ट गोले के केंद्र पर कितना कोण बनाएगा, गोले का पृष्ठ जितना भी पृष्ठ है वह कितना कोण बनाएगा, वह आपका घन कोण कहलाएगा। तो अब अगर देखें, यदि मान लेते हैं ये जो एरिया है आपका x हो, अगर एरिया x हो और गोले की त्रिज्या जो है वो r हो, तो त्रिज्या का वर्ग क्या होगा, r²। यदि इन दोनों के मान आपस में बराबर हो जाए तब उस दशा में जो गोले के केंद्र पर जो बना कोण होता है 1 स्टेरेडियन होता है। तो कहने का मतलब यह है कि गोले के किसी भी पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर बना कोण 1 स्टेरेडियन तब कहलाएगा जब गोले का पृष्ठ और गोले की त्रिज्या का वर्ग दोनों के मान आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब देखिए, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि गोले के केंद्र पर, गोले के संपूर्ण पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर बना कोण कितना होता है, तो बताइए। आप जानते हैं कि ये जो आपका फार्मूला है, इस फार्मूला द्वारा अगर मान लो मैं इसे ओमेगा से दिखाऊं तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया। तो आप बताइए गोले का संपूर्ण पृष्ठ, होल एरिया कितना होता है, होल एरिया होता है आपका 4πr का स्क्वायर। और आप जानते हैं कि फार्मूले में त्रिज्या का वर्ग है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, त्रिज्या के वर्ग से भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे r² कट जाएगा तो ओमेगा बराबर आपका आ जाएगा कितना, 4π स्टे रेडियन। इसका मतलब अगर आपसे पूछे कोई सवाल किसी परीक्षा में अगर आए, आपसे पूछे कि किसी गोले के संपूर्ण पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर बना कोण कितना होता है, तो उस दशा में आप कहेंगे गोले के केंद्र पर बना कोण 4π स्टेरेडियन होता है। भौतिक राशियों को मापने के लिए कई सिस्टम होते हैं, कई पद्धतियां होती हैं, तो उन पद्धतियों को हम देखते हैं। अब अगर देखें तो भौतिक राशियों को मापने के लिए मुख्यतः 3 पद्धतियां हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट मात्रकों की पद्धतियां, तो जो 3 पद्धतियां हैं उसमें पहला है FPS सिस्टम अर्थात FPS प्रणाली, दूसरा है आपका CGS सिस्टम और तीसरा है आपका MKS सिस्टम। तो अगर देखें तो जो पहला आपका सिस्टम है FPS सिस्टम, इसमें है क्या, जो आपका FPS सिस्टम है तो F का मतलब है कि जो भी आप लंबाई या लेंथ, जो भी लंबाई या लेंथ आप नापेंगे तो इसको आप फुट में मापेंगे। वैसे अगर देखा जाए तो फुट और फीट आपने सुना होगा, तो फुट जो है एक वचन है, फीट आपका बहुवचन होता है, तो इसमें आप क्लियर रहिएगा। तो अगर लंबाई को फुट में मापा जाए और उसी के साथ साथ जो आपका द्रव्यमान है, मास है, अगर उस द्रव्यमान को, मास को अगर हम पाउंड में मापें, पाउंड में माप दें और समय को हम सेकेंड में माप दें,
तो उस दशा में कहा जाता है कि वह सिस्टम कौन सा है, FPS सिस्टम है। अच्छा, एक बात और है, अगर आप यहाँ पाउंड देखते हैं तो आप हो सकता है सोचे पाउंड है क्या। पाउंड द्रव्यमान का ही मात्रक है। अगर कहा जाए कि 1 पाउंड, अगर कहा जाए 1 पाउंड किसके बराबर होता है, तो 1 पाउंड 0.454 किग्रा के बराबर होता है। आप इसको नोट भी कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं। अगर दूसरे सिस्टम की बात करें तो जो दूसरा सिस्टम है आपका वह है CGS सिस्टम। तो CGS सिस्टम में है क्या, अगर देखिए CGS सिस्टम तो जो आपका CGS, तो अगर देखें C, अगर इसकी बात करें C का फुल फॉर्म जो है सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर। तो ये जो सेंटीमीटर है, अगर कभी भी हमको लेंथ नापना होगा, अगर हमको कभी भी लेंथ नापना होगा, लंबाई नापना होगा, लेंथ लंबाई नापना होगा, तो हम उसको किस में मापें, सेंटीमीटर में मापें। अगर हमको किसी वस्तु का द्रव्यमान मास मापना हुआ, तो अगर उसको मापने के लिए हम ग्राम यूज करें, अगर उसको मापने के लिए हम ग्राम यूज करें, तो ये द्रव्यमान अगर नाप रहे हैं आप, और अगर उसको मापने के लिए हम किसका यूज करेंगे, अगर हम ग्राम का यूज करें, और साथ ही साथ अगर समय नापना है तो समय नापने के लिए यदि हम सेकंड का यूज करें, तो उस दशा में कहा जाता है कि यह कौन सी पद्धति है, CGS सिस्टम है। तो कह सकते हैं कि इन दिस सिस्टम लेंथ, मास एंड टाइम इज मेजर्ड बाय सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब यह है कि इस प्रणाली में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय क्रमशः सेंटीमीटर, ग्राम तथा सेकेंड में मापे जाते हैं। अच्छा, अब आगे चलते हैं। सबसे प्रचलित पद्धति जो है आपका MKS प्रणाली है। अक्सर करके हम MKS प्रणाली को मैक्सिमम पढ़ते हैं। तो इसमें है क्या, MKS प्रणाली। अगर MKS प्रणाली की बात करें तो यहाँ पे अगर देखेंगे हम MKS प्रणाली में, तो यदि ये M का मतलब होता है मीटर। अब आप समझ गए होंगे मीटर का यूज किसके लिए करते हैं, लेंथ को मापने के लिए, लंबाई को मापने के लिए। तो इसका मतलब अगर हम लेंथ को नापेंगे, लंबाई को नापेंगे, लेंथ को नापेंगे, लंबाई को मापेंगे किसमें, मीटर में। अब के जो यूज हुआ है किलोग्राम के लिए यूज हुआ है, किलोग्राम। तो जो किलोग्राम है, अगर हम द्रव्यमान या कहिए मास को मापने के लिए, द्रव्यमान या मास को मापने के लिए किलोग्राम का यूज करें, और तथा समय का मापन के लिए, समय का मापन के लिए जो आपका टाइम है, टाइम का मापन के लिए यदि हम सेकेंड का यूज करें, तो उस दशा में हम इस पद्धति को MKS सिस्टम कहते हैं। अब बात यह आती है कि MKS सिस्टम है क्या। MKS सिस्टम और SI सिस्टम जब हम पढ़ते हैं तो एक कन्फ्यूजन हमारे दिमाग में रहता है। हम सोचते हैं MKS सिस्टम क्या है, SI सिस्टम क्या है। तो उसमें है क्या बच्चों, MKS और SI सिस्टम दोनों अगर कहे जाए तो एक ही है, लेकिन कैसे। शुरू में जब आपका फिजिक्स डेवलप नहीं हुआ था तो काफ़ी भौतिक राशियों की जानकारी नहीं थी। तो शुरू में जैसे हम कहें कि द्रव्यमान को मापना हो तो आप किलोग्राम को यूज करेंगे, अगर दूरी या लंबाई को नापना हो तो हम मीटर का यूज करेंगे, अगर समय को नापना है तो हम किसका यूज करेंगे, सेकंड का यूज करेंगे। लेकिन अब जैसे जैसे जिसका डेवलपमेंट हुआ तो कई भौतिक राशियाँ और भी उनका सर्च हुआ, खोज हुआ, तो अब मीटर, किलोग्राम और सेकेंड भर तो रह नहीं गए। जैसे आपसे कहा जाए विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर हो गया, ताप का मात्रक आपका केल्विन हो गया, और भी भौतिक राशियाँ हैं। इसलिए तब उसी MKS सिस्टम को हम SI सिस्टम कहने लगे, क्योंकि उन भौतिक राशियों को पूरे अंतर्राष्ट्रीय देशों में, अर्थात पूरे इंटरनेशनल जो यूनियन था, सब उसको मानने लगे और पूरा देश उसको मानने लगा। तो अगर कहा जाए कि जो MKS सिस्टम है, ये MKS सिस्टम है क्या, MKS सिस्टम बच्चों वही है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ जो यूनिट है। अभी मैंने आपको जस्ट पढ़ाया क्या, FPS, CGS, MKS। तो इसमें जो आपके पहले अक्षर हैं, पहले अल्फ़ाबेट है, देखिए F, C और M। तो अगर देखा जाए लेंथ फीट में मापा जा रहा है,
आपका यहाँ भी लेंथ सेंटीमीटर मापा जा रहा है, यहाँ पे आपका जो लेंथ है मीटर में मापा जा रहा है। और अगर साथ देखें, ये भी देख लें कि जो आपका मास है, द्रव्यमान है, पाउंड में मापा जा रहा है एफपीएस पद्धति में। और अगर सीजीएस पद्धति में देखा जाए तो जो द्रव्यमान है ग्राम में मापा जा रहा है। और इसी के साथ साथ अगर देखा जाए एमकेएस पद्धति में, तो एमकेएस पद्धति में जो द्रव्यमान है किलोग्राम में मापा जा रहा है। तो आप देखेंगे इन सभी में भिन्नता है। क्यों? देखिए, फीट, सेंटीमीटर, मीटर, इनमें भिन्नता है। अगर देखा जाए द्रव्यमान के लिए पाउंड, ग्राम और किलोग्राम। लेकिन अगर आप देखेंगे एक चीज़ आपका कॉमन है। कॉमन क्या है? आपका सेकेंड और ये सेकेंड। तो ये कॉमन क्यों है? इसलिए कॉमन है क्योंकि जब पद्धतियाँ भिन्न है तो सभी भिन्न होने चाहिए। लेकिन अगर आप देखा जाए सभी पद्धतियों में अन्य राशियाँ भिन्न है, लेकिन आपका समय का मात्रक जो सेकेंड है वो आपका क्या है? कॉमन है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि कोई भी कार्य अगर देखा जाए तो आपका वो क्षणिक होता है, क्षण कुछ समय के लिए ही होता है। तो क्षणिक कार्यों के लिए ही ऐसा किया गया है कि जो आपके कोई भी द्रव्यमानी तोलना है आपका क्षण भर में तोल लेते हैं। अगर कोई भी वस्तु ही करना, किसी वस्तु की लंबाई मापना, तो आप क्षण भर में ही तोल लेते हैं। यार कोई कार्य भी हो तो आप क्षण भर में कर सकते हैं या कर लेते हैं, अक्सर करके ऐसा ही होता है। इसीलिए आप देखेंगे कि जो सभी पद्धतियों में आप देखें तो आपका जो सेकेंड है अर्थात समय है, ये आपका कॉमन किया गया है। थैंक यू बच्चों, आज बस इतना ही है। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी करेंगे। थैंक यू।